सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाजरीन, प्रोग्राम का ये हिस्सा, ये सेगमेंट जज्बात और एहसासात में डूबे दिल की आवाज़ है। कहते हैं कि नाम का शख्सियत पर बड़ा गहरा असर होता है, लेकिन बहुत ही कम लोगों की काबिलियत और जहानत उनके नामों के ऐन मुताबिक होती है, और ऐसी ऐन मुताबिक कि फिर तारीख में जब भी वो नाम दोहराए जाएं तो जहन के दरीचों में यकदम उस नाम से मासूम शख्सियत उभर आती है। अब यही देख लीजिए कि कौन जानता था कि सिंध के मशहूर जागीरदार खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तान के मारूफ सियासी लीडर और साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान जुल्फ़िकार अली भुट्टो और नुसरत असफ़हानी के घर 21 जून 1953 को पैदा होने वाली बच्ची तारीख में बेनज़ीर ठहरेगी। सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होने वाली बच्ची की ज़िंदगी कभी ना ख़त्म होने वाली मुश्किलात और जिद्दोजहद से इबारत होगी। और साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने अपनी पिंकी का नाम रखते हुए सोचा होगा कि जिस बच्ची को वो बेनज़ीर नाम दे रहे हैं उसकी फिर वाकई कोई नज़ीर नहीं मिलेगी। पापा की पिंकी का बचपन शहजादियों जैसा था, जिसके लिए उसके पापा के ख्वाबों की जो ताबीर व तकमील है वही ज़िंदगी का अव्वलीन मकसद ठहरा। लोगों को विरासत में माल मिलता है, ज़मीनें मिलती हैं, जायदादें मिलती हैं, मगर बेनज़ीर को विरासत भी बेनज़ीर मिली। उन्हें वर्से में सख्त जिद्दोजहद और मुश्किलात, चट्टान जैसा हौसला मिला, हिम्मत मिली, हौसला मिला, बहादुरी मिली। जब भी तो वालिद का सियासी कत्ल देखा, जवान साल भाइयों के कत्ल का सदमा बर्दाश्त किया, माँ की गिरफ्तारी के बाद उन्हें लाठियां खाते हुए भी देखा, जवानी में शौहर की तवील जुदाई बर्दाश्त की, लेकिन उनके इरादों में ज़रा भी हम देखते हैं कि जी लग्ज़िश नहीं आई। और फिर वो मनाजिर कौन भूल सकता है जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो नन्ही आसिफा को गोद में लिए, बिलावल बख्तावर की उंगलियां थामे आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करने जेल जाती थी। उन्होंने अपने किरदार से ये साबित किया कि वो एक शेर बाप की शेरनी बेटी हैं, जिसने दहशतगर्दों को उस दौर में ललकारा जब पाकिस्तान में चंद ही लोग ये जुर्रत कर सकते थे। बीबी ने साबित किया कि हक और सच की बात करने वालों को ना तो डराया जा सकता है, ना ही धमकाकर खामोश करवाया जा सकता है। साल 2007 में जब वो जिला वतनी काट कर वतन लौटी और फिर उसके बाद उनके काफिले पर आपको याद होगा कि हमला भी हुआ, तब भी वो खौफजदा होकर घर बैठने की बजाय आवाम के साथ खड़ी रही। डर, खौफ, झुकना जैसे अल्फाज तो जैसे मोहतरमा की लुगत में शामिल ही नहीं थे। वो कुछ जानती थी तो सिर्फ आवाम की खिदमत करना जानती थी, मजलूम की हिमायत जानती थी, जमहूर की मोहब्बत, जमहूरियत की हिफाजत। बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की वो आवाज़ थी जिन्हें अक़वाम आलम में इंतहाई इज्जत की निगाह से देखा जाता था। इज्जत उन्हें सिर्फ जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम की वजह से नहीं मिली थी, बल्कि उन्होंने अपने किरदार से, अपने अमाल से खुद भी बहुत इज्जत कमाई थी। अपने आखिरी जलसे में भी उन्होंने पाकिस्तान के अवाम के मुस्तकबिल और मुल्क में अमन व तरक्की की बात की। बेनज़ीर ने लाठियाँ खाईं, मगर वो आवाम के दरमियान मौजूद रहीं। लियारी हो या लियाकत बाग, आंसू गैस हो या फिर बम धमाके, कारकुन लीडर को साथ देखते थे। और फिर 27 दिसंबर 2007 की अलमनाक शाम, दुख्तरे मशरिक, आलम इस्लाम की पहली खातून वजीर आजम, पाकिस्तानियों की निडर आवाज बेनज़ीर भुट्टो नामालूम कातिलों का निशाना बनकर अपने खाले की हकीकी से जा मिली। लेकिन अफसोस कि हम आज 16 बरस गुजर जाने के बाद भी अपनी बेटी को इंसाफ नहीं दिलवा सके, उनके कातिल नहीं लगाया जा सका। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के आखिरी जलसे के कुछ मनाजिर देखिए, उसके बाद प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जी, तो मनाजिर आपने देखे। इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी मंजूर साहब। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। चौधरी साहब, आपका बीबी के साथ टाइम गुजरा है, आपने उनको बड़ा करीब से देखा है, बतौर लीडर, बतौर माँ, एक अहलिया और एक बेटी की सूरत में। कैसा पाया आपने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को एक शख्सियत के तौर पर? मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जिंदगी का हर पहलू जो है वो एक नुमाया पहलू है। अगर आप उनको बतौर बेटी देखें तो मोहतरमा बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा की उस बीमारी की हालत में जितनी खिदमत की है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने, वो कम बेटियां करती है। सॉरी, बिल्कुल इसी तरह से बहुत कम बेटियों के नसीब में आता है, अगर हम ऐसे भी कह लें तो। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। फिर जिस तरह से एक माँ के तौर पर, जिस तरह से एक बीवी के तौर पर साथ निभाया, जिस तरह से एक बहन के तौर पर साथ निभाया, और फिर जिस तरह से कारकुनों के साथ उन्होंने मोहब्बत की, और जिस तरह से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने हमें सिखाया बतौर एक बड़ी बहन के, बतौर एक लीडर के,
हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है। फिर जिस तरह से उनकी जिंदगी में अमली जिदोजहद का ताल्लुक है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई जिदोजहद तारीख में इतनी बड़ी कोई जिदोजहद कोई मिलती है एशिया की तारीख। तो आप देखें कि आप किस तरह से उनके साथ जुल्म हुए, लेकिन वो एक लम्हे के लिए पीछे नहीं हटना, जो की है ना उन्होंने सरेंडर किया है, वो लड़ती हुई शहीद हो। अच्छा चौधरी साहब, जब हम इस तरह की किसी शख्सियत के साथ काम करते हैं तो वो हम पे भी एक असर छोड़ जाती हैं। जिस तरह बीबी ने सारी ज़िंदगी हमने देखा कि जिद्दोजहद की, कभी मुल्क के लिए, अवाम के लिए, कभी अपने वालिद के लिए, शौहर के लिए, किसी चट्टान की तरह एक आमिर के सामने भी डट गई। उनकी ज़िंदगी ने आपकी शख्सियत पर क्या तब्दीली, क्या असर पैदा किया, और ख़ासतौर पर पाकिस्तानी ख़वातीन को इससे क्या सबक मिलता है? देखिए, खातून होने के नाते एक जो इस्लामिक मुल्क था उसके अंदर जिस तरह से फतवे आए और कहा गया कि निकाह टूट जाएगा जिसने बेनजीर भुट्टो को वोट दिया, तो इस किस्म की बहुत सारी लग्बियात थी उस वक्त। लेकिन उन्होंने जिस तरह से मुकाबला किया वो तो सिर्फ उन्हीं का ही खासा था। हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है कि किस तरह से वो पढ़ती थी, किस तरह से लिखती थी, किस तरह से हमें हदायत देती थी कि आपने क्या करना है, लोगों के साथ कैसे बर्ताव करना है, आम आदमी को कैसे मिलना है, लोगों से मोहब्बत कैसे करनी है। तो ये सारी चीजें जो थी वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के अंदर मौजूद थी। आप देखें कि वो किस तरह से लोगों को मिलती थी, गले मिलती थी। एक बिल्कुल गरीब खवातीन को उनके ज़हन में कभी नहीं आता था, और वो कहती थी बड़ी आजिज़ी के साथ, बड़ी डाउन टू अर्थ थी। ठीक। अच्छा चौधरी साहब, ये आज बीबी की बरसी के मौके पर जो पीपल्स पार्टी बाकायदा इंतखाबी मुहिम का भी आगाज़ करने जा रही है, तो अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत में आ जाती है तो पाकिस्तान की ख़वातीन के लिए स्पेशली क्या नए मंसूबे होंगे जो लाए जाएंगे, जो ज़ेरे गौर हैं? देखिए, ख़वातीन के लिए मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने बहुत काम किया। ख़वातीन के लिए अलहदा पुलिस स्टेशन बनाए, फिर ख़वातीन के लिए कहा कि सिर्फ पुलिस जो है वो उनको ख़वातीन के मसाइल को देखेगी। फिर फर्स्ट पेमेंट बैंक बनाया, फिर ख़वातीन को नुमाइंदगी दी पार्लियामेंट के अंदर, फिर ख़वातीन का जो था दुनिया के अंदर एक नाम रोशन किया। लेकिन जो माइलस्टोन है वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है। हम जो है उस प्रोग्राम को डबल करेंगे दो हवालों से, कि एक प्रोग्राम भी डबल, उसके पैसे भी डबल करेंगे, उसकी तादाद भी डबल करेंगे, और फिर उसके अंदर औरतों को वज़ाइफ और बहुत सारी चीजें। और जिस तरह से अभी उन्होंने सिंध के अंदर औरतों को जो सैलाब में घर गिरे हैं उनमें औरतों के नाम जमीन की है, और औरतों के नाम पे ही वो घर बनाकर औरतों को दिए जा रहे हैं, ताकि वो उनको एहसास ना हो ठीक है कि उनका कोई नहीं है, वो खुद मालका बन के बैठे और सारी चीजें वो खुद देखें। अच्छा चौधरी साहब, कहते हैं कि जो बेटी है वो माँ की परछाई होती है, और आसिफा भुट्टो जरदारी साहब में हमें बाकायदा बीबी की झलक नज़र आती है। उनके बोलने का अंदाज़, उनका अगर आप चेहरा देखें, उनकी शख्सियत देखें तो बिल्कुल वो अपनी वालिदा जैसी लगती हैं। लेकिन सियासी मैदान में आसिफा साहिबा अभी उतनी एक्टिव नज़र नहीं आती हैं, वो आम इंतखाबात में हिस्सा भी नहीं ले रही हैं। इसकी क्या वजह है? क्योंकि शायद ऐसा लग रहा था कि आसिफा साहिबा बाकायदा मैदान में उतरेंगी, सियासी मैदान में कदम रख देंगी। नहीं, देखें वो बहुत काम कर रही हैं इस वक्त, खासकर मीडिया के अंदर और बाकी जगहों पे बहुत काम कर रही हैं। वो बाकायदा पार्टी के अंदर बड़ी एक्टिव हैं, बड़ा रोल प्ले कर रही हैं। इस इलेक्शन कैंपेन में भी वो हिस्सा लेंगी। लेकिन जो असेंबली की सीट है उस पर तो फैसला पार्टी ने करना है। पार्टी समझती है कि अभी उन्हें और ज्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत है। वो एक्सपीरियंस होकर फिर असेंबली सीट में अगर आना चाहें, अच्छी तरह से ट्रेंड हो जाए। ठीक है, बिल्कुल। मतलब जब वो मंझी हुई हो जाए तो तब उनको आगे आने का आप डिसीजन लेगी पार्टी। ठीक है जी। अच्छा, बिलावल साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी के अभी तक के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं,
लेकिन क्या मुमकिन है कि अब हम आगे मुस्तकबिल में आसफा साहिबा को भी इतना आगे तक देख सकते हैं? चूँकि अब आपने कहा कि अभी ऐसा डिसीजन नहीं लिया गया, लेकिन अभी वो कैंपेन में भी नज़र आएंगी और भी बहुत एक्टिव हैं, लेकिन अब असम्बली तक उन्होंने कब जाना है, इंतखाबात में वो कब हिस्सा लेती हैं बाकायदा, उसके लिए भी थोड़ी सी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो इट मीन्स कि उनको इतना ट्रेन कर दिया जाएगा, इसीलिए अभी वो नहीं आ रही इंतखाबात में, कि ताकि वो वज़ारत उज़्मा के लिए भी एक मजबूत उम्मीदवार कंसिडर हो आगे जाके पीपल्स पार्टी की तरफ से। नहीं, देखें, वो समझदार लोग कहते हैं ना कि मछली के बच्चे को कोई तैरना सिखाता है, परिंदे के बच्चे को उड़ना सिखाता है, नहीं आता होता। तो अब सवाल ये है कि सबने तो वज़ीर आज़म नहीं बन जाना। वो तो हमने फैसला किया है कि इस वक्त पार्टी की क़यादत बिलावल साहब कर रहे हैं, तो वही हमारे उम्मीदवार हैं। इसीलिए शायद जो कुछ लोग कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश कर रहे थे, उनको ये जवाब है। और आने वाले दिनों में वो एक्टिव रोल अदा करेंगी, वो अपना रोल अदा करेंगी, बिलावल साहब अपना रोल अदा करेंगे, जरदारी साहब का अपना रोल है, मेरा एक अपना रोल। हम बिलावल साहब और आसफा साहिबा को कंपैरिजन नहीं कर रहे, लेकिन मैं वैसी बात करना चाह रही थी जिस तरह बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पहली खातून वज़ीर आज़म थी पाकिस्तान की, और बड़ी कम उम्र में वो वज़ीर आज़म बन गई थी। 1953 में वो पैदा हुई थी और 1988 में वज़ीर आज़म बन गई थी, अर्ली 30s। तो आसफा साहिबा को भी आप आगे जाके मुल्क का खातून वज़ीर आज़म, बतौर खातून वज़ीर आज़म देखते हैं? मेरा सवाल ये था। नहीं, वो को और क्यों नहीं, वो किसी भी ओहदे पे आ सकती हैं, लेकिन सवाल ये है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने तो ये जिंदगी चूज नहीं की थी। मोहतरमा ने एक दफा लिखा था कि मैंने ये जिंदगी चूज नहीं की है, जिंदगी ने मुझे ऐसा चूज किया है। मतलब वो तो कोई और कुछ और करना चाहती थी, लेकिन हालात वाक़यात ने, तारीख ने उनके कंधों पे जो बोझ, क्या गहरी बात है, फिर उन्होंने वो बोझ जिंदगी इन्होंने चूज किया, बल्कि उसको निभाया। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आपके ख्याल में सर ये जो आज की पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की पार्टी की अमली शक्ल है, क्या उन्होंने ऐसी पीपल्स पार्टी का ख्वाब देखा था? और आप एक बड़े ज़िरक सियासतदान हैं, और मैं आपकी इस बात पे बड़ी तारीफ़ करती हूँ कि आप खुलकर बात करते हैं, जो बात होती है उसको घुमा फिरा कर नहीं करते हैं, अपनी राय का खुलकर इजहार करते हैं। और जब आप कभी इजहार ना करना चाहें तो आप टीवी से गायब हो जाते हैं, आप एक ब्रेक ले लेते हैं कि मैं चूँकि सिचुएशन में डिफेंड नहीं कर पा रहा, तो मैं शायद अब टीवी पर नहीं आना चाह रहा, जो कि बड़ी अच्छी बात है। तो पीपल्स पार्टी जो भुट्टो साहब की पीपल्स पार्टी थी, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की ज़िंदगी में पीपल्स पार्टी जो थी, और उसके बाद अब जो पीपल्स पार्टी है, कुछ आपको लगता है कि कुछ फ्लॉज हैं, कुछ कमियां, जो आपको कुछ डिफरेंसेस नजर आते हैं? नहीं, कोई डिफरेंसेस नहीं, ये स्ट्रगल के मुख्तलिफ अदवार हैं। एक दौर था जब पीपल्स पार्टी बनी थी 67 के अंदर, फिर एक दौर था जब 68 के अंदर एक रेवोल्यूशनरी तहरीक मिली, फिर 70 का इलेक्शन मिला, फिर उसके बाद बहुत बड़ी रिफॉर्म्स हुई पाकिस्तान की तारीख की, इनकलाबी रिफॉर्म्स हुई, भुट्टो साहब ने की। और फिर उसके बाद दोबारा अगर आप देखें तो फिर 77 होता है, 5 जुलाई 77 आता है, फिर पीपल्स पार्टी बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो ये पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ फेजेस हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी बिल्कुल एक और पीपल्स पार्टी, इसी तरह से फिर एक ज़िया-उल हक के दौर में जो पूरी स्ट्रगल है उसमें एक और पार्टी नजर आती है, 88 में और आती है। तो जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 86 में तशरीफ लाई थी तो और पीपल्स पार्टी। तो ये पीपल्स पार्टी का एक बदलता हुआ है कि कुछ स्टैग्नेंट रोल नहीं है, ना लीडरशिप का ना पीपल्स पार्टी का। बहरहाल जो भी रोल होता है इस वक्त हमने जो रोल प्ले किया है या पीपल्स पार्टी कर रही है वो एक हिस्टोरिक रोल है। हम ही बात कर रहे हैं ना, और कौन कर रहा है इस वक्त भी? अगर हम ये कहते हैं कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दें, कौन कह रहा है? तो अगर पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन दें, तो कौन कह रहा है? क्योंकि हमें पता है जो कुछ हो रहा है इसके नताइज क्या निकलेंगे। तो सो पीपल्स पार्टी सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ती, इस मुल्क के अवाम के हकूक के लिए, इस मुल्क के मजबूरों, इस मुल्क के मजबूरों, इस मुल्क के डाउन ट्रॉडन जो लोग हैं उनके लिए, इस मुल्क के मेहनत कश तबकात के लिए, मजदूरों, किसानों, नौजवानों के लिए लड़ती है, खवातीन के लिए लड़ती। तो उसकी कीमत भी उसको अदा करनी पड़ती है। कभी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत में, कभी शाहनवाज, कभी मुर्सा भुट्टो, कभी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, कभी सैकड़ों जेलों की फांसियों की सूरत में, कैदों कोड़ों की सूरत में, तो फिर भी पीपल्स पार्टी अपनी बात पे रहती है और लेकर आगे बढ़ना चाहती है। इस मुल्क को हम एक प्रोग्रेसिव पाकिस्तान देखना चाहते हैं,
एक तरक्की याफ्ता। अच्छा सर, चौधरी साहब क्या समझ आती है? अभी बिलावल साहब ने एक और बात की, उन्होंने कही थी साजिश के तहत पीपल्स पार्टी को पंजाब से दूर किया गया और मैं जो है पंजाब में आकर मुकाबला करूंगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि कोई साजिश के तहत किसी को किसी सूबे तक महदूद कैसे कर सकता है? फॉर एग्जांपल अगर पंजाब में नून लीग बहुत ज़्यादा एक्टिव है तो सिंध में नून लीग की वो जगह नहीं है। सिंध में आपकी पार्टी जारी बात है उसने बिल्कुल पंजे गाड़े हुए हैं, या कह लें कि सिंध जो है पीपल्स पार्टी का गढ़ है, लेकिन पंजाब में आप लोगों की पोजीशन उतनी मजबूत नहीं है, उतनी वीक है। तो इसमें पार्टीज का अपना भी तो कसूर होता है ना कि वो एक सूबे तक महदूद होकर रह जाएं, दूसरे सूबे में या जी 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 प्लीज जरा समझाइए। बनाई लाहौर में गई, पीपल्स पार्टी तो पहला इलेक्शन भी लाहौर से जीती थी, पीपल्स पार्टी फिर दूसरा इलेक्शन पीपल्स पार्टी लाहौर में कमजोर हो गई ना। बात सुन लेना, कमजोर हुई नहीं की गई। जी जी चौधरी साहब, यही तो वो कह रहे हैं। मुझे ये बताएं कि IGI बनाएगी यहाँ पे, क्या वो साजिश नहीं थी? जब 88 के अंदर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को पंजाब से दूर रखने के लिए, क्या ये महज इत्तेफाक है कि पीपल्स पार्टी जो है 1970 के बाद पीपल्स पार्टी को पंजाब के अंदर इख्तियार नहीं दिया गया? क्या ये महज इत्तेफाक है? हम तो नहीं मानते इस इत्तेफाक। सो हम ये कहते हैं कि हमेशा पीपल्स पार्टी को पंजाब से दूर रखने की एक साजिश और कोशिश की जाती रही, तो फिर भी पीपल्स पार्टी दोबारा की बात काट रही है। और यही इल्जाम आपके मुखालिफिन आप लोगों पर लगाते हैं, यानी जिनको आप पंजाब में जिनको तनकीद का निशाना बनाते हैं वो सिंध के हवाले से ये राय देते हैं। जैसे कि लेवल प्लेइंग फील्ड की बात आप लोग कर रहे हैं, तो आपके मुखालिफिन कहते हैं कि फिर सिंध में लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास है, दूसरों को ये मसला है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड सिंध में नहीं मिलती। नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम तो पूरे मुल्क की बात कर रहे हैं ना। वो भी आपकी बात पे कहते थे पंजाब में भी ऐसी बात नहीं। जब पीपल्स पार्टी कहती है तो किसी सिंध या पंजाब या किसी की बात ही नहीं कर रहे। जो ये बात कर रहे हैं उनके अपने मसाइल हो सकते हैं, हमारा तो कोई मसला नहीं। हम तो हर जगह पे लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं, ना सिर्फ अपने लिए बाकी सब पार्टियों के लिए। अच्छा एक और चीज़, चौधरी साहब सीनियर सियासतदान है, जब पहले से किसी भी सियासी जमात के हवाले से या किसी भी लीडर के हवाले से तासुर दे दिया जाता है कि जो आने वाला ये इलेक्शन है इसमें फ़लाँ तो सिलेक्ट हो गया और फ़लाँ अगर वज़ीर आज़म बन जाता है, फ़लाँ की हुकूमत आ जाती है, तो वो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है। ये तासुर किस हद तक गलत है? मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करी, किसी भी पार्टी का खुलकर नाम नहीं ले रही तनकीद के लिए, लेकिन कोई भी पार्टी दूसरी पार्टी के हवाले से अवाम के ज़हनों में जब ये सवाल ऑलरेडी डाल देगी कि जी आने वाले इंतखाबात जो हैं उसमें तो फलां सिलेक्ट हो गया, तो ये तो आने वाले इंतखाबात की शफाफियत पे पहले से एक सवाल खड़ा कर दिया गया। अगर वही जीत जाता है, मेरिट पे जीत जाता है, तो आप जो ऑलरेडी शकूक शुबात पैदा करें तो वो तो शकूक शुबात पैदा कर दिए गए कि खुदा ना खास्ता को सिलेक्ट हो गया और ये शफाफ इंतखाबात नहीं थे। नहीं तो क्या 2002 के इलेक्शन में मुशर्रफ ने ये नहीं किया था? किया था, लोगों को पार्टियां तोड़कर शामिल की गई और फिर भी गवर्नमेंट ना बन रही थी, तो फिर हमारे जीते हुए लोगों को तोड़कर पैट्रियट बनाएगी। फिर उसके बाद दोबारा 8 के इलेक्शन में हम तो आराम से 160-170 सीटें जीत रहे थे, बल्कि इससे ज्यादा हमारी 51 सीटें छीनी गई पीपल्स पार्टी को वाज़ेह अक्सरियत ना देने के लिए। और फिर उसके बाद 13 के अंदर जिस तरह के इंतखाबात हुए वो सबके सामने हैं, और कैसे लोगों को उभारा गया वो भी सबके सामने है। फिर 18 में किस तरह से पैटर्नाइज किया गया वो भी आपके सामने है। अब जो कुछ हो रहा है वो भी आपके सामने है। तो हम तो पीपल्स पार्टी तो फेयर एंड फ्री इलेक्शंस के लिए बात करते हैं। सर ये सियासतदान फिर कमजोर नहीं होते हैं? फिर सियासतदानों पे भी बड़े सवालात उठते हैं। नहीं, कौन से सियासतदान की आप बात करते हैं? वो सियासतदान जो बनाए गए हैं या वो सियासतदान जो एक प्रोसेस से आते हैं, या वो सियासतदान जिनको कौन से सियासतदान बनाए गए, कौन से प्रोसेस से आए हैं? उनके मुंह में देकर उनको परवान चढ़ाया जाता है। चले खैर से ये तो आप एक लंबी डिबेट है जो आप जिस साइड पे ले गए हैं। अच्छा मुझे बताएं कि पीपल्स पार्टी क्या ये जो JUI के साथ पंजाब में इत्तेहाद हो रहा है, फिर कोई सरप्राइज देगी पीपल्स पार्टी पंजाब में? अपनी कोई पोजीशन दोबारा हासिल करती हुई दिखाई देगी? पीपल्स पार्टी बिल्कुल सरप्राइज देगी। और जी पीपल्स पार्टी पूरी तरह एक तैयार है इलेक्शन के लिए। और आप हैरान हो, आज परसों अगर जरदारी साहब ने कहा कि पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट बनाने जा रही, तो आपको नजर नहीं आता कि ये जो जाली तरीके से लोगों को इताद करवाने की कोशिश हो रही थी या की जा रही थी वो सारी खत्म होगी? क्या नून लीग का IPP से इताद हो गया? क्या JUI के साथ हो गया? क्या MKM के साथ हो गया? क्या बाप पार्टी के साथ हो गया? नहीं हो रहा। तो सारी चीजें उस तरह से नहीं चलती जिस तरह से एस्टेब्लिशमेंट से बात करते हैं।
तो हम ये समझ रहे हैं कि बिल्कुल सरफराज भुट्टी साहब जो हैं वो भी एक अच्छी शख्सियत हैं, उन्होंने आपकी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, इस पे आपके मुखालिफिन भी इसी तरह की बातें करें जैसी बातें अब आप कर रहे हैं अपने मुखालिफिन के हमारे साथ। तो बलूचिस्तान में बहुत सारे लोगों ने शमूलियत इख्तियार की, सिर्फ सरफराज भुट्टी साहब ने, बहुत सारे लोगों ने। बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा लोगों ने पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया और भी कर रहे हैं। अभी पंजाब में भी बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं। नहीं तो चौधरी साहब, अगर आपके साथ कोई मेरिट पे शमूलियत इख्तियार करता है तो दूसरी पार्टी पे भी तो मेरिट पे करता होगा अपनी मैंने चॉइस पर। शमूलियत की तो बात ही नहीं की, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो अलायंसेस की बात, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, खैर उसके हवाले से भी बात हो रही है, मैं आपका उस पर भी कॉमेंट चाह रही थी। कौन किस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहा है उसमें भी तज्जिए तबसरे आप सुन रहे होंगे। नहीं देखिए, वो कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने हर इलेक्शन में एक नई पार्टी को शामिल करना होना होता है। कुछ वो लोग होते हैं, कुछ लोग वो होते हैं जो इलेक्शन में अपना फायदा देखते हैं, कुछ लोग वो होते हैं जो पार्टियों के साथ रहते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता पार्टियां जो है वो कमजोर की जा रही या कमजोर होती चली जा रही इन्हीं मसाइल की वजह से। और अल्टीमेटली 200-300 लोग हैं जिनको जिस पार्टी। ठीक है चौधरी साहब, आगे मजबूत, ठीक है, आगे अगर जाके किसी के पास सादा अक्सरियत नहीं होती, जो कि एक अंदाज़ा है, समझ ऐसा ही आता है, तो अगर मखलूत हुकूमत होती है तो आप और जो दूसरी बड़ी पार्टी है PMLN, क्या आप लोग एक पेज पर होंगे, एक साथ बैठेंगे मुल्की मुफाद में? और फिर ये जो अभी जो इतनी ज़्यादा तनकीद एक दूसरे पर हो रही है, अगर आगे जाके ऐसा नज़र आता है। जी, मैंने कहा ना कि पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी। अब हालात यहाँ पे हैं कि पार्टी, यानी आपको पूरा यकीन है सादा अक्सरियत से बनाएगी? सुन लेना, बात सुन ले। हम 50 के करीब सीटें सिंध से ले रहे हैं इस वक्त। 50 का टारगेट किया हमने पंजाब में। बलूचिस्तान से हम कोई 10 के करीब और इतना ही KPK में। और फिर पीपल्स पार्टी को कौन रोकेगा गवर्नमेंट में? और दूसरी रही बात PTI की और नून लीग की, क्या वो एक दूसरे को वोट दे लेंगी? और अगर नहीं देंगी तो पीपल्स पार्टी की मिन्नतें करेंगी कि हमसे वोट ले लें और उससे ना। ठीक है सर, ये PTI पे आप लोग तनकीद भी नहीं कर रहे, आप जरा हाथ हल्का रख रहे हैं, बल्कि कहीं ना कहीं तारीफ कर देते हैं बिलावल साहब, इसकी क्या वजह? नहीं ये नहीं है, तो हम तो जो लोग मुश्किल में होते हैं, जब नून लीग मुश्किल में थी, मियां साहब मुश्किल में थे, तो बीबी ने उनके साथ ARD बनाकर उनको सहारा दिया। तो आज तो हम उस तरह से नहीं कर रहे, लेकिन हमें तो हम समझते हैं कि बहुत सारी चीजें जो है, कुछ चीजें उन्होंने गलत की, हम 9 मई को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें उनके साथ भी गलत हो। ठीक है चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, और नाज़रीन आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। सियासत और जमहूरियत की गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए इंतखाबात का पेट्रोल दरकार होता है, और जिस तरह इंजन की लाइफ बढ़ाने के लिए आपको पता है कि मेयारी पेट्रोल ज़रूरी होता है, बिल्कुल उसी तरह निज़ाम ममलिकत चलाने के लिए शफाफ इंतखाबात ज़रूरी हैं। इंतखाबात वोटर्स को ये मौका फराम करते हैं कि वो अपनी मर्जी और अपनी सोच की बुनियाद पर अपने नुमाइंदे मुंतखब कर सकें, और इलेक्शन का अमल जितना शफाफ होगा, सियासी निज़ाम उतना ही मुस्तहकम होता है। आज हम देख रहे हैं कि आजकल जो मुल्क भर में इंतखाबी गहमा गहमी जारी है, और 8 फरवरी 2024 ज़्यादा दूर भी नहीं है, और इसी के साथ पाकिस्तान रोज़ बरोज़ हम देख रहे हैं इंतखाबी अमल की जानिब कदम बढ़ाता चला जा रहा है। सियासी जमातों ने कमर कस ली है और जीत के लिए सब पुरज़्म है। और पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासी मंजरनामा है, इंतखाबी माहौल, उस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। राना एहसान अफजल साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, किसी तारीफ के मोहताज नहीं, बहुत शुक्रिया राना साहब ज्वाइन करने के लिए। उसामा गाजी, बोल न्यूज़ के एंकर पर्सन, तजियाकार, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। राना एहसान अफजल साहब, हम देख रहे हैं कि जी अब इंतखाबात की तारीख भी करीब है और कागजात नामजदगी भी जमा हो गए हैं, लेकिन कोई जलसा नज़र नहीं आ रहा आपकी जमात की जानिब से, किसी किस्म की इंतखाबी मुहिम बाकायदा एंथुसिज्म के साथ, एनर्जी के साथ, वो माहौल अभी नज़र नहीं आ रहा, वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अभी हमारी पार्टी एक बड़ी कम्बरसम और एक बड़ी डिटेल्ड प्रोसेस से गुजर रही है, और वो टिकट्स की अलॉटमेंट है। यानी कि अब फैसलाबाद डिवीज़न का जब इंटरव्यूज़ चले तो वो 125 के करीब कैंडिडेट्स थे 30 सीटों के ऊपर, और पूरा दिन उसको लगा। तो हमारे जो कायदीन हैं, मियां नवाज शरीफ खुद एक एक कैंडिडेट का इंटरव्यू कर रहे हैं,
तो वो प्रोसेस 2 दिसंबर का स्टार्ट हुआ है और उसमें मेरे ख्याल से हज़ारों की तादाद में कम से कम भी कोई 3,000-4,000 के करीब इंटरव्यूज़ लोगों के किए जा रहे हैं। तो वो एक प्रोसेस चल रहा है। जैसे ही टिकट्स अलॉट हो जाते हैं तो कैंपेन एक नेशनल लेवल के ऊपर लॉन्च हो जाएगी हमारी पार्टी की तरफ से, जहां हमारी क़यादत जो है वो आपको पूरे पाकिस्तान में नज़र आएगी, डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में, चारों सूबों में। तो ये सिर्फ इस चीज़ का इंतज़ार हो रहा है कि ये टिकट अलॉटमेंट हो जाए। इस प्रोसेस से हम गुजर रहे हैं जहां हम टिकट अलॉट करेंगे और फिर एक अवामी राब्ता मुहिम जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। अच्छा उसामा गाजी, मरियम नवाज का मुकाबला अलीम खान से आमने सामने दोनों, तो फिर क्या आपको नज़र आ रहा है, कैसे देख रहे हैं? बड़ा तगड़ा मुकाबला है। अभी तो बड़ा दूर है ये मरहला, मुझे ये लगता है, और जाहिर है कि अगर नून लीग को मेजॉरिटी मिलती है तो फिर तो ये देखा जाएगा। और उसमें अभी तक यही नज़र आ रहा है कि जो हमें इत्तलात हैं वो ये कि नून लीग के अंदर इस पर अभी काफ़ी डिबेट है। ये भी खबर आई कि एक सीक्रेट तौर पर आप यूँ समझ लें कि लोगों से राय ली जाएगी कि मरियम नवाज़ या शहबाज शरीफ साहब, तो ये बात भी आगे बढ़ेगी। तो जाहिर है कि जो मरियम नवाज़ साहिबा को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, ख़ासतौर पे ख़वातीन हैं नून लीग में, वो चाहेंगी कि मरियम नवाज़ साहिबा हों वज़ारत आला के लिए, और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब के जो हल्के होंगे वो अपना ज़ोर लगाएंगे। तो ये उनकी पार्टी के दरमियान ये एक टसल या एक वॉर चल रही है, ये जंग चल रही है, जिसको कभी कहते थे लड़ाई है। वो उस तरह से तो लड़ाई नहीं है कि ज़ाहिर है सब इकट्ठे हैं, लेकिन जिस तरह उम्मीदवार होते हैं मुख्तलिफ, अभी राना साहब जिस तरह फरमा रहे थे, तो अब अगर एक उम्मीदवार को टिकट हो जाएगा तो दूसरा नाराज़ तो होगा, लेकिन अगर प्रेशर होगा तो ज़ाहिर है उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, उससे वादे वईद होंगे कि आपको कहीं हम लोकल बॉडी में एडजस्ट कर लेंगे, किसी और जगह एडजस्ट कर लेंगे। तो उस लिहाज से अभी तो नून लीग के अंदर ये बहस है, और यही वजह है कि अभी तक आप देख लीजिए ना शहबाज शरीफ साहब का नाम लिया जाता है वज़ारत आला के लिए, ना ही मरियम का, और ये बहस अभी अंदर चल रही है। लेकिन अभी नून लीग को भी इतना आसान नज़र नहीं आ रहा कि इलेक्शन, पहली बात यह कि होंगे भी या नहीं, और अगर होते हैं तो उनमें उनकी जीत इतनी ज़्यादा मेजॉरिटी के साथ आ जाएगी, क्योंकि लगता यही है कि बड़ी कोशिश होगी कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को किसी ना किसी तरह से इस लेवल तक लाया जाए कि उनके बगैर कम से कम हुकूमत बन ना सके। तो इसलिए अभी बड़े मरहले बाकी हैं। अभी आखिर तक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ बात बनाने की कोशिश होगी, काफ लीग के साथ कोशिश होगी। तो भी बहुत से इम्तिहान नून लीग के लिए भी बाकी हैं, सारी जमातों के लिए भी हैं, तहरीक इंसाफ के लिए अलग मसाइल हैं, और पीपल्स पार्टी अलग से कोशिश कर रही है कि वो फ्रंट पर आ जाए और ये कोई इस तरह का मौका बन सके कि पीपल्स पार्टी की तरफ जाना पड़ रहा हो दूसरी पार्टीज़ को। लीड पीपल्स पार्टी कर रही हो और उनके साथ जाकर चाहे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है चाहे नून लीग है, वो साथ जुड़कर हुकूमत बना रहे हों। तो अभी ये सारा कुछ अभी बड़ा ये कहें कि गुंजल से पड़े हुए हैं, और अभी तो हर पार्टी अपनी दौड़ लगा रही है। अच्छा राना साहब, कल मुफ्ती किफ़ायत साहब मेरे प्रोग्राम में कुछ इंकशाफात करके गए। उनका कहना था कि जी नवाज शरीफ साहब का लंदन वाला बयानिया ठीक था, अब जो बयानिया है उससे हमें फ़ायदा होगा। मुझे लगता है कि नून लीग से हमारा इत्तेहाद नहीं हो सकेगा, और इत्तेहाद क्यों नहीं हो सकेगा, अंदर की जो सारी कहानी वो भी सुना कर गए। ये ज़रा सुनिएगा, ये क्लिप टीम होगा चलाइएगा, आप भी ज़रा सुनिएगा राना साहब। हमारी यानी फाइनल तो आप ना समझें, लेकिन हमारी नून के साथ कोई बात मेरे ख्याल से नहीं बन सकी, और पीपल्स पार्टी के साथ बन रही है। फिर हमारा मतलब आता तो पीपल्स पार्टी पंजाब में उन्होंने अच्छा नहीं किया, तो अब हमसे KPK के अंदर अच्छा। अब देख रहे खबरें तो आप खुद दे, जब आप इस टाइम पर आते हैं और लोरी पाप देते हैं और हमारा मुतालबा तस्लीम नहीं करते, तो हम तो अलग पार्टी है ना, हम तो नून लीग में शामिल तो नहीं है ना, हमारा इंतखाबी इत्तेहाद है, हमारा झंडा भी अलग है, हमारा झंडा भी अलग है। आप अपने लिए वोट मांगो भाई, हम अपने लिए मांगे। जी तो राना साहब सुना आपने, क्या कहेंगे? देखिए, सीट एडजस्टमेंट वही मुमकिन होती है जहां दोनों को म्यूचुअली बेनिफिट हो। देखिए KPK में JUIF की वो पोजीशन नहीं है जो PMLN की पंजाब में है। पंजाब में हर खित्ते में, हर डिवीजन, हर डिस्ट्रिक्ट में PMLN जो है उसकी एक अच्छा वोट बैंक मौजूद है, और वो एक स्ट्रॉन्ग उम्मीदवारों के साथ जो है उतरती है हमेशा हर इलेक्शन के अंदर। जबकि KPK में ऐसा नहीं है। JUIF का कहें कि पूरा KPK में वो छाई हुई है, ऐसा नहीं है। वो उनके भी वो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स, कुछ डिविजन्स, लेकिन सारे नहीं है। तो सीट एडजस्टमेंट उनके साथ अगर होनी थी तो विद इन KPK हो सकती थी, लेकिन क्योंकि पंजाब को अगर हम लोग JUIF को भी के साथ भी सीट एडजस्टमेंट कर लें,
हम काफ लीग के साथ भी कर लें, हम और भी किसी जमात के साथ कर लें, तो फिर हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड तो फिर डिवाइड हो गया। तो ये हमारे लिए ये बेनिफिशियल नहीं है कि हम अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड से स्टेक निकाल के हर जमात को थोड़ा थोड़ा दे दें और अपने जो हमारे लॉयलिस्ट हैं, हमारे वर्कर्स जो हमारे साथ सालों साल जो चलते आ रहे हैं, उनको इग्नोर कर दें। तो मैं समझता हूँ कि ये इस वजह से हम पंजाब के अंदर स्टेक जो है वो किसी जमात को नहीं दे सके, लेकिन ये हमारा एक तो ये ख्याल था विद इन KPK ये चीज़ें जो हैं वो सेटल हो सकती थी और आगे वो होती हैं नहीं होती वो वक्त आने वाला बताएगा। लेकिन PMLN पंजाब में तगड़ी है। पंजाब के अंदर हमने ऑलरेडी काफ लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट की है, वो भी बड़ी एक महदूद और लिमिटेड उसकी मोडालिटीज़ हैं, वो कोई लार्ज स्केल पे नहीं है। तो लार्ज स्केल पे तो हम किसी भी जमात के साथ जो है पंजाब में सीट एडजस्टमेंट कर ही नहीं सकते। ठीक है जी। उसामा, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। उसामा, ये जो पहले से एक सिलेक्टेड का तासुर दिया जा रहा है, बतौर सहाफ़ी आपको कैसा महसूस होता है? क्योंकि शफाफियत के हवाले से सवालात हमेशा गर्दिश करते हैं। आपने जितने इलेक्शन कवर किए होंगे, जीतने वालों के अलावा किसी को नहीं लगता था कि जी ये शफाफ इंतखाबात हैं। हारने वाले ने कभी मिनोअन अपनी हार को तस्लीम नहीं किया, यही कहा कि हमारे साथ धांधली हो गई, तारीखी धांधली हो गई। तो अभी तो पहले से एक तासुर दिया जाने लगा है कि जी जैसे कि एक पार्टी को सिलेक्ट कर लिया गया है और उन्हीं के जो वज़ीर आज़म है, जो कि चौथी बार वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, अभी तो इंतखाबात नहीं हुए, रिजल्ट्स नहीं आए, तो पहले से इस तरह की बातें गर्दिश करेंगी। तो एक तो सवाल ये उठा दिया गया ना कि शायद शफाफ नहीं होंगे। अच्छा, और मेरिट पर अगर आ जाते हैं, नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन जाते हैं और नून लीग वाकई जीत जाती है, तो यानी यही जो तासुर अभी से बनाना शुरू कर दिया गया, फिर लोग इसी को समझेंगे कि शायद वाकई ये सिलेक्ट हो गया। ये तो बड़ी एक अजीब सी अलार्मिंग सी सिचुएशन होगी। देखिए, कुछ तो हैं हक़ाइक़ जिनके बारे में फिर आप एक परसेप्शन बिल्ड करते हैं। हक़ाइक़ तो यही है कि मियां नवाज शरीफ साहब एक ख़ास वक्त में ख़ुद उन्होंने फ़ैसला किया कि मुझे कब वापस आना है, और वो बाकायदा बताया गया कि जस्टिस उमर ताब बंदयाल साहब जब तक चीफ़ जस्टिस हैं वो नहीं वापस आएंगे। ये बार बार बात होती रही, फिर वो आए हैं वापस, फिर जिस तरह से हमने देखा उनके केसेस ख़त्म किए गए, उसमें हमें सब कुछ नज़र आता है। फिर आप देखिए कि एक पार्टी जो नज़र आ रहा है कि उनके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किलात पैदा कर सकती है, तो उसकी तरफ आप देख लें जो कुछ हो रहा है कागजात नामजदगी दाखिल करने के हवाले से। आप देखिए, अगर नून लीग कुछ कहती है कि जी 2 दिन बढ़ा दे, तो इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर बढ़ा देता है। तो जहाँ भी इदारे हों, आप पुलिस के देख लीजिए, वो अगर प्रोटोकॉल दे रहे हैं जलसे जिस तरह से हमने देखे हैं, एक तरफ उनके लिए सरकारी सतह पर हमने हर तरह से तमाम जितनी भी इंतज़ामिया है वो किस तरह सहूलत देती है, और दूसरी तरफ अगर तरीके इंसाफ है तो उसके लिए पकड़ धकड़ इजाज़त ही नहीं मिलती। अदालत तक जाएँ तो इजाज़त मिलती, फिर किसी और वजह से पता लगता है कि नहीं दफ़ा 144 हो गई है। अभी भी आप देख लें तो कागजात नामजदगी का अगर मरहला किसी तरह अदालतों से जाकर मुकम्मल होता है तो उसके बाद फिर मसला आ जाता है कि तजवीज़ कुनिंदा तायद कुनिंदा के लिए अब मसला है, वो पकड़े जा रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो ये तो एक हक़ाइक़ है। माजी में हमने ये नहीं देखा। 2008 से तो मैं खुद बतौर साफ़ी कवर कर रहा हूँ इलेक्शंस को। यकीनन किसी न किसी पार्टी के खदशात होते हैं। कभी हमने 2013 में देखा जी ROs के इलेक्शन कह दिया पीपल्स पार्टी ने। 2018 में नून लीग के बहुत ज़्यादा खदशात रहे कि जी हमारे लीडर को ही अंदर रखा हुआ है, वो हम उस तरह से कैंपेन नहीं चला सकते। लेकिन ऐसा नहीं था कि जलसे नहीं कर सकते या उनके तजवीज़ कुनिंदा तायद कुनिंदा ही जनाब गायब हो रहे हैं या उनको कागजात नामजदगी जमा करवाने में इस तरह की मुश्किलात हो रही हैं। तो ये तो ऐसे लग रहा है कि हम बहुत ज़्यादा आगे जाते चले जा रहे हैं। पता नहीं इस प्रेसिडेंट को देखते हुए अब 2024 में जो इलेक्शन होते हैं, जिनसे मुझे तो अभी लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन भाग रहा है, नहीं करवाना चाह रहा, तो उसके बाद जो 5 साल बाद इलेक्शंस होंगे तो उसमें पता नहीं इससे भी कहीं ज़्यादा हो जाएगा। तो हम तो बजाय कुछ बेहतर करने के बहुत ज़्यादा पीछे चले गए हैं, और उस वजह से जब भी इलेक्शंस हुए तो जाहिर है कि ये चीज़ें एक हकीकत हैं और ये रिकॉर्ड का हिस्सा है कि इलेक्शन कमीशन के अपने रिटर्निंग अफसरान, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान 1, 2, 3, फिर जो इलेक्शन कमीशन का पंजाब का चीफ मेंबर है, यानी इलेक्शन कमीशन का पंजाब का जो हेड है, वो लिख रहे हैं कि जनाब ना पुलिस हमारी सुन रही है, IG को लिख रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी को लिख रहे हैं, लेकिन कह भी रहे हैं और वो हमारी कुछ नहीं सुन रहे। ROs के ऑफिस से लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, किसी की कोई नहीं सुन रहा। तो ये तो एक खुद इलेक्शन कमीशन खुद कह रहा है, चार्जशीट पेश कर रहा है कि जनाब फ्री एंड इलेक्शंस नहीं हो रहे, और इलेक्शंस में जो प्री पोल रिगिंग है वो तो इलेक्शन कमीशन खुद लिख कर दे रहा है। ठीक है जी। राना साहब, ये जो बल्ले के निशान का मामला कल से ज़ेर बहस है और पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला है वो भी आपके सामने, मैं इस पर भी ज़रा आपका कमेंट चाहूँगी। देखिए, बात ये है कि बल्ले का निशान मिलना चाहिए है या नहीं मिलना चाहिए, ये तो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पे है। अगर मिसाल के तौर पे PTI ने एक इलेक्शन कराया और वो अपने आइन के मुताबिक भी नहीं ठीक, या उसके अंदर बेज़ाब्तियाँ हैं और ऐसी बेज़ाब्तियाँ हैं कि जो ECP के रूल्स को वायलेट करती हैं, तो ये तो प्रोगेटिव ECP का है
कि वो उन वायलेशंस के तहत वो निशान ले ले या दूसरा निशान ले ले, और निशान से देखें अगर निशान उनको कोई और भी अलॉट हो जाता है तो उससे कितना फ़र्क पड़ जाएगा। तो ये फैसला हमारा नहीं है, ये फैसला जो है अदालतों का है। अब एक सिंगल बेंच ने जो है वो एक फैसला दिया है, अब वो आगे किस तरीके से वो चलता है ये देखने को है। लेकिन इसके अंदर हम तो यही कहेंगे कि उनको निशान मिले या ना मिले, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। निशान अगर उनकी कोई वायलेशन नहीं है तो उनको मिल जाना चाहिए, अगर वायलेशन की हुई है तो फिर उनको नहीं मिलना चाहिए। तो ये चीजें, ये फैसले कानून और कायदे के मुताबिक जो है वो निशान किसको मिला नहीं मिला, आपको टिकट मिला है राना साहब, जरा ये भी शेयर कर दें अपने देखने वाले नाजरीन के साथ। देखें, PMLN ने अभी तक किसी को जो है वो टिकट्स नहीं अनाउंस किए। ठीक है, अभी ये जल्द इसके ऊपर फैसले हो जाएंगे। मैं अभी भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तो राना एहसान साहब या उनके चाहने वाले और जो आपको आगे देखना चाहते हैं सियासत में, क्योंकि आपके वालिद मोहतरम का भी बड़ा एक किरदार रहा सियासत में, बड़े एक ज़ीरक सियासतदान थे वो, आप यानी पूरी उम्मीद है कि आपको टिकट मिल रहा है फिर? जी, मैंने अपनी कैंपेन लॉन्च कर दी है, मेरे चौथा 5वां दिन है, मैं हल्के के अंदर मौजूद हूँ और इंशाल्लाह ताला जब टिकट्स का फैसला होता है तो मेरे हक में होगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, आप पूरी उम्मीद है। अच्छा राना साहब, दूसरा टिकट के हवाले से नून लीग से खासतौर पे इख्तिलाफात की खबरें बड़ी गर्दिश कर रही हैं, उसकी क्या हकीकत है? देखिए, टिकट्स के ऊपर हमेशा एक ये ऐसा काम होता है हर जमात के लिए कि जिसके अंदर हर कोई सेटिस्फाइड नहीं होता। लोगों को अपने मर्जी के हल्के भी चाहिए होते हैं, पुराने कारकुन होते हैं, नजरियाती भी होते हैं, फिर जो नए आने वाले होते हैं उस हवाले से काफी डिफरेंसेस हो जाते हैं ना। तो ये ऐसा काम है कि जिसके अंदर कभी भी आप सब लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, लेकिन इसके अंदर कोशिश ये की जा रही है हमारी जमात में कि हर जो कैंडिडेट है, जो एप्लीकेंट है, उसको मौका मिला जाए कि वो अपना मौक़िफ़ जो है वो क़यादत के सामने पेश करे, और फिर एक जो भी हमारा एक मेरिट सिस्टम है जिसके अंदर लॉयल्टी है, जिसके अंदर पार्टी के लिए खिदमात हैं, एक अपना जो किरदार है, जो सियासी किरदार लोगों का रहा है, वो सारी चीज़ों को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए जो है वो टिकट्स अलॉट होते। और जब ये मेरिट पे भी अलॉट हों तो फिर भी उसके बावजूद कुछ लोगों को इख्तिलाफात होते हैं कि कोई स्किप हो जाता है बंदा। तो ये एक टिकटिंग का प्रोसेस है, इसके अंदर इख्तिलाफात इसका हिस्सा है और हर जमात का ये हिस्सा है। कोशिश ये की जाती है कि इसको जितने ट्रांसपेरेंट तरीके से किया जाए हम कर सकें। हम तो बड़ी देखें 2 दिसंबर से ये प्रोसेस स्टार्ट है और आज हम 27 दिसंबर पे बैठे हैं और हमने हज़ारों की तादाद में लोगों के इंटरव्यूज़ जो हैं वो हुए और अभी फाइनल जो इसका आउटकम है वो चंद आने वाले 1-2 दिनों के अंदर उम्मीद है कि वो अनाउंसमेंट्स होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी। उसामा गाजी, राजा रियाज साहब को तो नून लीग का टिकट अब मिल जाएगा ना? वो तो चाहते हैं कि उनको मिल जाए। जी अब तो फैसल सारे याद भी सीनियर सियासतदान है, वो भी आ गए हैं नून लीग में। अच्छा, राजा रियाज साहब वैसे फैसलाबाद से पहले राना एहसान साहब आप जरा बताएं, उनको टिकट मिल जाएगा राजा रियाज साहब को? जी, राजा रियाज साहब ने उसी हल्के से अप्लाई किया है जो मेरा हल्का है और उस जो है वो बिल्कुल उनके इम्कानात हैं कि उनको टिकट मिल जाए। ठीक है जी उसामा, अब तो अब बड़ा इंटरेस्टिंग तज्जिया हो जाएगा उसामा आपका जी। देखिए, राना साहब हमारे भाई हैं, बहुत सुलझे हुए नौजवान सियासतदान हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, बड़े तहम्मुल का मुजाहरा करते हैं। जो हमारी इत्तलात हैं जी वो ये हैं कि राजा रियाज साहब को ही मिलेगा टिकट और ये है कि राना साहब के साथ मेरी नज़र में थोड़ी ज़्यादती होगी। इनके वालिद साहब का ये हल्का है और वही बड़े भरपूर सियासतदान है, लेकिन होता है, कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। अब चूँकि ये पहले से वादे हुए हैं, अब वो अनफॉर्चुनेटली राजा रियाज साहब का हल्का ही वो है तो क्या कर सकते हैं। अब ये ज़्यादती है एक तरह से, लेकिन ये हो रहा है और इनको, ये मेरी ख्वाहिश नहीं है, मैं खबर दे रहा हूँ कि MPA का टिकट मिल रहा है राना साहब को और हो सकता है कि किसी और जगह इनको डिस्ट कर दिया जाए। मेरी अब तक इतलात है, फाइनल डिसीजन जाहिर है इनकी जो क़यादत है उन्होंने करना है और बाकी शेर वसीर साहब को भी। तो फैसलाबाद में काफ़ी मसाइल बने हुए हैं। तलाल चौधरी साहब को भी जो ऑफर हुई है वो भी पंजाब असम्बली का टिकट ऑफर हो रहा है, जिससे तलाल चौधरी साहब नहीं, अब ये इस तरह ना करें डॉक्टर साहबा, ये आप राजा साहब हंसाते रहते हैं लोगों को, थोड़ा सा हम भी हंसा दें लाइटर नोट पे। लेकिन क्यों नहीं बन सकते भैया आप इस तरह कैसे ऐसे क्यों कह रहे हैं, क्यों नहीं बन सकते उसामा?
नहीं वो उनसे पहले जो वादा कर लिया गया वो काफ़ी है, वो अपोजिशन लीडर जिस तरह बन गए वो भी बहुत बड़ी बात है। तो उनके लिए ये बड़ा मुश्किल है। शायद कल को अगर नून लीग की गवर्नमेंट आती है तो वजीर शायद उनको बना दिया जाए। बाकी अभी तो वजारत आला के लिए अपनी लड़ाई है, जिस तरह आपने अलीम खान साहब का नाम लिया वो भी एक उम्मीदवार है, तो वो तो मुश्किलात आगे हैं। मुझे तो पता नहीं क्यों लगता है, मुझे लगता है मेरी छठी हिस्स कहती है कि शायद इस दफा खातून वजीर आला पंजाब होंगे। मुझसे ज्यादा खुश कोई भी नहीं होगा उसामा, कोई खातून वजीर आला हो पंजाब की, तो खवातीन के लिए तो अच्छी बात है। जी बिल्कुल, आप अगर सपोर्ट करें तो अच्छी बात है। खवातीन के लिए मखसूस नशिस्तें भी हैं इसीलिए कि उनको भी एक मौका मिले कि वो आगे आ सके, क्योंकि जिस तरह हमारी पॉलिटिक्स होती है तो उतने मौके नहीं मिलते। लेकिन यह कि जो भी बने वो फिर राणा साहब की तरफ चलते हैं। उसामा, आपने राणा साहब के सामने ये कह दिया कि जी आपकी खबर के मुताबिक उस हलके से राजा रियाज साहब को टिकट मिल रहा है। खैर आपने ये कहा कि राणा साहब के साथ वो ज्यादती होगी। राणा साहब आपको कंफर्म है राजा रियाज साहब का टिकट? तो राणा साहब ये कैसे हो सकता है आपको ना पता हो? आपको पता है ये बात? नहीं, मेरे ख्याल से उसामा साहब की जो ज़राए हैं वो अच्छे ज़राए हैं। ठीक है, चलें, फेयर इनफ। बड़ी ग्रेसफुली आपने बात की, बहुत ही ग्रेसफुली। अच्छा, ये अता तारड़ साहब को सुना कि बहुत हल्कों से टिकट मिल रहा है, ये भी सही है राणा साहब? नहीं, देखें, मेरा नहीं ख्याल बहुत हल्कों से तो किसी को लीडरशिप को जरूर मिलता है, और अगर जमात समझती है कि अच्छा, मुझे ये सुनने में मिला कि 1 से ज़ायद हल्कों से, मेरे से 2 से ज़ायद। नहीं, मेरे ख्याल से ये जरूर हो सकता है, कहीं से भी नहीं। क्या? जी उसामा, आप कुछ ऐड कर रहे थे? जी मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ, उन्होंने 7 जगहों से कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, लेकिन उनको टिकट कहीं से भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अच्छा, इसका फैसला तो हाँ ठीक है। जी चंद दिनों तो मैं इस पे कोई प्रेडिक्शन नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा ये राइट नहीं है। अभी जब टिकट्स अनाउंस होंगे तो सबको पता चल जाएगा कि कहाँ किसको टिकट मिल रहे हैं। राणा साहब, हो सकता है 11th आवर पे चीजें चेंज हो जाती हैं, हो सकता है आपको भी टिकट मिल जाए राणा एहसान साहब? नहीं, टिकट मुझे तो जो है वो कहा जा रहा है कि मुझे दिया जाएगा इंशाल्लाह। मैं तो जब तक ये फैसले अनाउंस नहीं होते तो मैं इंतजार करूंगा जी, इस पे ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा। ठीक है जी। अच्छा उसामा, बिलावल साहब बड़ी खुलकर अब उन्होंने बाकायदा इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दी, बल्कि मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कैंपेन अभी तक शुरू की है। पहले पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का शिकवा करी थी, लेकिन अब हमने देखा कि एकदम से इतना एक तब्दीली ही आ गई कि मंशूर अपना उन्होंने अनाउंस कर दिया। साथ ही ये दावा करना शुरू कर दिया पीपल्स पार्टी ने कि पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी और वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे। अभी पहले सेगमेंट में ब्रेक से पहले चौधरी मंजूर साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे, और उन्होंने दावा किया कि मैं आपको बता रहा हूँ कि हुकूमत पीपल्स पार्टी ही बनाएगी। असल में डॉक्टर साहब प्लान्स बड़े बदलते रहते हैं, और होता ये है हमारे मुल्क में कि किसी को कुछ एश्योरेंस होती है, किसी को कुछ एश्योरेंस होती है, लेकिन चीज़ें बदल जाती हैं। एक वक्त में आपको पता है तहरीक इंसाफ कितनी कंफर्टेबल थी, और ये ख्याल था कि 5 साल पूरे करेंगे, अगले बल्कि 5 साल भी मिलने हैं, 10 साल तक है, इस तरह की बातें भी होती थी। तो यही कुछ पीडीएम के साथ हुआ कि कहा गया, ख्वाजा आसिफ साहब बार बार ये बात कर चुके हैं कि उन्होंने कहा गया 2021 में, फिर 2022 में कि पहले आप पंजाब ले लें, फिर आप विफाक ले लें, तो ये सब कुछ होता रहा। इसी में जब पीपल्स पार्टी भी फिर बीच में आई तो उनसे भी कुछ एश्योरेंसेस थी कि जिस तरह बाप पार्टी उनकी तरफ जाएगी, फिर बीच में मियाँ साहब आते हैं, उनकी एंट्री होती है, चीज़ें कुछ तय होती हैं, फिर हम देखते हैं बहुत से इलेक्टेबल्स उनके पास जाते हैं, फिर कुछ चीज़ें गड़बड़ होने लगती हैं, फिर हम देखते हैं पीपल्स पार्टी की तरफ लोग जाते हैं। तो अभी ये दोनों पार्टीज़ जो है मुकाबला कर रही हैं, लेकिन अगर उसमें अभी तक देखें तो ये ज़रूर है कि नून लीग अभी भी थोड़ा सा आगे ज़रूर होगी, लेकिन उसने उस लिहाज से जो भी प्लान बन रहे थे उसमें अब कुछ खोना शुरू कर दिया है। उसमें मेन रीज़न है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ चीज़ें तय होना ना होना, काफली के साथ चीज़ें तय ना होना, ये एक बहुत मेन फैक्टर है। वो उनको अकोमोडेट उस तरह नहीं कर पा रही नून लीग, जिस तरह शायद शहबाज शरीफ साहब ने वादे किए थे या जिस तरह बात की थी, और मुनव्वर अराकीन के हवाले से भी है। तो ये चीज़ें नून लीग के लिए अब मसाइल पैदा करेंगी, कर रही हैं, और उसमें पीपल्स पार्टी को नज़र आ रहा है कि हम गेन कर सकते हैं। जरदारी साहब ने कहा कि अगर चंद दिन इलेक्शन आगे भी चले जाते हैं तो कोई मसला नहीं। बिलावल अगर कोई और बात कर रहे होते हैं, जरदारी साहब आके बिल्कुल ही उसको हटा देते हैं कि नहीं ये तो बच्चा है, इसको कुछ समझ नहीं आ रही। तो वहाँ पर जरदारी साहब अपना रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो क्रेडिट लेते हैं कि जनाब हमने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया था। तो ये अभी इन दोनों के दरमियान जो है ये अभी चल रहा है, कसल चल रही है, लेकिन अभी तक मुझे लगता है कि नून लीग थोड़ा आगे है। ठीक है। अच्छा, शजील मेमन ने कहा है राना एहसान साहब कि शायद नून लीग किसी दबाव का शिकार है और नून लीग इलेक्शन के लिए उस तरह पुरजोश नज़र नहीं आ रही है। तो लगता है कि इंतखाबात से पहले नवाज शरीफ साहब बैरून मुल्क ना चले जाएं। ये एक बहुत बड़ी बात वो कह रहे हैं, क्या आप कहेंगे इस हवाले से?
नहीं, मैं तो समझता हूँ ये हवाई फायरिंग है, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। मैंने आपको वजह बताई कि PMLN अभी टिकटिंग प्रोसेस के अंदर है, जहां हजारों की तादाद में जो एप्लीकेंट्स हैं उनकी एक ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस से गुजर रहा है, और फिर जब ये टिकट्स फाइनलाइज हो जाते हैं तो एक मैसिव कैंपेन पूरे पाकिस्तान में लॉन्च होगी और वो सबको नजर आएगी। यानी वोटर्स का मोरल डाउन किया जा रहा है आपके मुताबिक मुखालिफ पार्टी? मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी तो जो है उनके पास कोई बयानिया नहीं है। पहले तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना रोते रहे, अब वो उस पर चुप हो गए, पता नहीं उसकी क्या वजह है। तो पीपल्स पार्टी जो है वो तो मेरे ख्याल से उनके पास दे दिया ना, रोजगार सबके लिए होगा। देखें, मंशूर उन्होंने जो दिया है उसके ऊपर जरूर बात की जाएगी। मंशूर जो है उनका जो मेन मुद्दा है वो तो PMLN के ऊपर हमलावर होना है, उस पर कीचड़ उछालना है, और मेरे ख्याल से वोटर्स जो हैं इस चीज को कुछ ज्यादा कोई अप्रिशिएट भी नहीं करेंगे, ना उससे उनकी तरफ खींचेंगे। ठीक है, आखिरी 1 मिनट है उसामा गाजी, अगर दोनों पार्टियां इलेक्शन के बाद हमें इकट्ठी नजर आती हैं तो फिर अभी थोड़ा सा हाथ हल्का रख लें, एक दूसरे पर कीचड़ उछालना का सिलसिला बंद कर दिया जाए, कैसे फिर एक पेज पर आ जाए? माजी की निस्बत तो भी हाथ बहुत हल्का है माजी की निस्बत हाथ बहुत हल्का है। आप माजी के अगर इनके देखें बयाना तो बहुत सख्त है, किसी ने पेट फाड़ना है, किसी जनाब गद्दार, मोदी का गद्दार, यार गद्दार, वो सब स्टेटमेंट्स अभी उस तरह की स्टेटमेंट्स नहीं, अभी तो ये हैं कि जी क्यों बुलाया, ये इस तरह के हैं। ये तो उस लिहाज से हल्की फुल्की फुलझड़ियाँ ही हैं, और वो इस वजह से कि थोड़ा सा शायद ये दिखाया जाए कि हम नून लीग के अगेंस्ट हैं, तो आप तहरीक इंसाफ की तरफ ना देखें, आप हमें थोड़ा वोट दे दें पंजाब में, तो बाकी मामला तो पीपल्स पार्टी तो थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर शो कर रही है जलसों में, अगर आपने गौर किया हो के हवाले से खुलकर तनकीद भी नहीं करती। खैर, इसको स्मार्ट मूव भी कहा जा सकता है पीपल्स पार्टी की जानिब से। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों के। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल के जिंदगी ने वफा की दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।